अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। 1 जनवरी 2024 पूरी दुनिया में नए साल के शुरू होने का जश्न मनाया जा रहा था। जापान में एक भयानक 7.6 मैग्नीट्यूड का जल्जला आता है। ये जल्जला अकलौता नहीं था, इसके साथ कई छोटे बड़े जल्जले इसके बाद देखने को मिले। टोटल में 155 से ज्यादा अर्थक्वेक सिर्फ एक दिन के अंदर आए। इसकी वजह से समंदर में करीबन 1 मीटर ऊंची लहरें उठी और जापान के वेस्ट कोस्ट पर जाकर लगी। जापान की अर्थक्वेक सेफ्टी एजेंसी ने बड़े सुनामी की वार्निंग जारी कर दी। हालांकि इस वार्निंग को बाद में डाउनग्रेड कर दिया गया, लेकिन जल्जले से ही काफी नुकसान देखने को मिला। दर्जनों बिल्डिंग्स बुरी तरह तबाह हो गईं, हजारों घरों में बिजली चली गई, कई जगहें आग की लिफ्टों में घिर गईं और 2 जनवरी तक 55 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। जापानी प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा का कहना है ये सिचुएशन बैटल अगेंस्ट टाइम है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जल्दी से जल्दी कोशिश की जा रही है फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए। लेकिन 2 जनवरी को एक और हादसा देखने को मिलता है। जापान एयरलाइन का एक त्यारा टोक्यो के एयरपोर्ट पर जापानी कोस्ट गार्ड के जहाज से जाकर टकरा जाता है। दोनों त्यारे आग की लिफ्टों में घिर जाते हैं। जापान कोस्ट गार्ड का ये हवाई जहाज अर्थक्वेक में फंसे हुए लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो रहा था। दूसरे त्यारे में जितने भी लोग बैठे थे वो सेफली त्यारे से बाहर निकल गए, लेकिन इस कोस्ट गार्ड के हवाई जहाज में 6 में से 5 क्रू मेंबर मारे जाते हैं। 2 सवाल यहाँ उठते हैं। पहला तो ये कि जापान में ही इतने सारे अर्थक्वेक और सुनामीज क्यों देखने को मिलते हैं। दूसरा ये कि जापान इन डिजास्टर से कैसे डील कर पाता है, क्योंकि यही अर्थक्वेक किसी और मुल्क में आया होता तो वहाँ हजारों की तादाद में लोग मारे जाते। जापान में डेथ टोल 100 से ज्यादा नहीं। कैसे बचा पाता है जापान अपने आप को इन चीजों से, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। हाल ही में आए हुए इस अर्थक्वेक को 2024 सी ऑफ जापान अर्थक्वेक का नाम दिया गया। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आप देख सकते हैं नक्शे में। जापान में एक नोटो पेनिसुला का रीजन है। इस अर्थक्वेक का एपोकल सेंटर यहाँ मौजूद था। वेस्ट साइड पे मौजूद है सी ऑफ जापान। जापान के दारुल-हुकूमत टोक्यो से तकरीबन 500 किलोमीटर दूर ये एरिया, लेकिन फिर भी टोक्यो तक इस अर्थक्वेक को फील किया गया। अब हमारा पहला सवाल ये है कि जापान में ही इतने अर्थक्वेक क्यों देखने को मिलते हैं। इसका जवाब भी नक्शे में ही छुपा हुआ है। इस नक्शे को देखिए, ये है दुनिया की 16 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स का नक्शा। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती है? ये धरती की मोस्ट आउटर लेयर है जो अर्थ के क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ मेंटल से बनती है। जमीन के अंदर मौजूद जो हीट जनरेट हो रही है, इसकी वजह से कन्वेंशन करंट निकलते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक प्लेट्स आहिस्ता आहिस्ता हिलती रहती हैं। तो ये 16 मेन टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो बहुत आहिस्ता आहिस्ता हरकत करती हैं। साल भर में जब ये एक दूसरे से टकराती हैं तो अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। जो मुल्क या जो एरिया इन टेक्टोनिक पर रिलाई करते हैं वहाँ सबसे ज्यादा अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। और जापान मुल्क की खास बात यह है कि वो एक ऐसी जगह पर सिचुएटेड है जहां पर 4 अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से मिल रही हैं। द पैसिफिक प्लेट, फिलिपीन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स। यही सबसे बड़ी वजह है कि जापान में इतने सारे अर्थक्वेक देखे जाने के बीच यहाँ पर पैसिफिक प्लेट्स की एक खास बात यह है कि पैसिफिक प्लेट सबसे ज्यादा टेक्टोनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। पैसिफिक प्लेट की बाउंड्री को हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहकर बुलाते हैं, क्योंकि दुनिया में यहाँ पर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ सबसे ज्यादा वोल्केनोज भी यहाँ देखने को मिलते हैं। कुछ हद तक ये चीज बाकी प्लेट्स के लिए भी एप्लीकेबल है। जो मुल्क इनकी बाउंड्री पर मौजूद हैं वहाँ पर ज्यादा फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है। इस टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से यहाँ इतने भयानक अर्थक्वेक आते हैं। यहाँ इतना गहरा समंदर मौजूद है और इसकी वजह से ही सुनामी अगर कहीं सबसे ज्यादा देखने को मिलती है तो वो जापान मुल्क में देखने को मिलती है। जापान की कोस्ट लाइन स्ट्रेंजर के बहुत ज्यादा करीब है, तो इसका मतलब है कि सुनामी वेव्स को बहुत कम फासला तय करना पड़ता है और वार्निंग के लिए भी ज्यादा टाइम नहीं रहता। इसी रीजन से सबसे ज्यादा खतरा भी जापान को ही होता है। इनफैक्ट सुनामी जो लफ्ज है ये भी जापानीज जबान से आया है। सुनामी बनता है सु और नामी से। सु का मतलब है हार्बर, नामी का मतलब है वेव्स, यानी हार्बर वेव्स। हार्बर का मतलब उर्दू में एक बंदरगाह हो गया, क्योंकि जापान में ही इतने सुनामीज देखने को मिलते हैं। जापान की सुनामी की खबरें जब दुनिया भर में फैलती हैं तो ये सुनामी लफ्ज पॉपुलर हो गया। और वैसे दुनिया की तकरीबन 90% अर्थक्वेक इसी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में ही होते हैं और तकरीबन 75% एक्टिव वोल्केनोज भी यहीं पाए जाते हैं। अब क्योंकि यहाँ की जियोग्राफी ही ऐसी है कि जापान का मुल्क डेंजर जोन में रहा है, लेकिन शायद
इसी वजह से जापान सबसे आगे भी रहा है अर्थक्वेक और सुनामी के डिजास्टर के डैमेज को कंट्रोल करने में। जापान में बनाए जाने वाली बिल्डिंग को बड़े स्ट्रिक्ट अर्थक्वेक प्रूफ स्टैंडर्ड मीट करने पड़ते हैं। इनके 3 स्टैंडर्ड हैं। सबसे नीचे वाला ताइशीन स्टैंडर्ड, इसमें रिक्वायरमेंट बताई गई है कि मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए बिल्डिंग की दीवारों के पिलर्स की, दीवारों के बीम्स की। जब अर्थक्वेक आए और उससे शेकिंग देखने को मिले तो बिल्डिंग रेजिस्ट कर पाए इस चीज को। दूसरा है साइशीन स्टैंडर्ड्स, जो ऊंची बिल्डिंगों के लिए रिकमेंड किया जाता है, जहां पर यह कहा जाता है कि डैम्पर्स लगवाओ जैसा कि अर्थक्वेक की एनर्जी को डिसॉल्व किया जा सके। मतलब बिल्डिंग की जो फाउंडेशन खड़ी होती है इसके नीचे बड़े बड़े मोटे मोटे रबड़ के मैट्स लगाओ। ये रबड़ के मैट्स अक्सर अर्थक्वेक की वाइब्रेशन को बड़ी अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा स्ट्रिक्ट तीसरा स्टैंडर्ड है जो इनका सबसे एडवांस स्टैंडर्ड है, मेन शीन स्टैंडर्ड। इस बिल्डिंग के पूरे स्ट्रक्चर को जमीन से एलोकेट कर दिया जाता है। लेड, स्टील और रबड़ के अलग अलग लेयर लगाई जाती है ताकि बिल्डिंग बिल्कुल इंडिपेंडेंटली हिले। ग्राउंड के कंपैरिजन में ग्राउंड हिल रहा है तो बिल्डिंग स्टेबल रहे। जापान ने अपने वार्निंग सिस्टम को बहुत मजबूत किया है। लोगों को अक्सर ड्रिल्स कराई जाती हैं कि सुनामी में क्या करना है, ऐसी सिचुएशन में खुद को कैसे महफूज रखना है। और फाइनली इन्होंने समंदर के पास दीवारें बनाई हैं, सी वॉल्स। जापान की 22,000 लंबी कोस्ट लाइन है जिसका 40% सिर्फ इन कॉन्क्रीट दीवारों से घिरा हुआ है। लेकिन ये दीवार हमेशा काम नहीं करती, जैसा कि 2011 में हुआ। इस वीडियो को देखें। ये सुनामी जिस अर्थक्वेक की वजह से आया था, जापान की तारीख का सबसे ताकतवर अर्थक्वेक था। इस अर्थक्वेक में तकरीबन 20,000 लोग मारे गए थे। इसके बाद इनकी हुकूमत ने अपने स्टैंडर्ड्स को और स्ट्रिक्ट बनाया। थैंकफुली इस साल का डिजास्टर इतना जानलेवा नहीं निकला। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस पे कमेंट्स जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया।